पल दो पल का ये सफर, पल दो पल का साथ, पल दो पल का ये सफर, पल दो पल का साथ। हमने हंसकर आपसे यूं ही कर ली बात, आपने समझा हो गई ओए बिन बादल बरसात। ओए ओए हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। जी नमस्कार, मेरा नाम मुकेश पाल उर्फ रियल इंडियन है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुकेश पाल इंडियन 24 को। जी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। ये हद ही हो गई अब तो। मतलब आप देश की मीडिया को इंटरव्यू नहीं देते हैं, लेकिन अमेरिकी में जाके पॉडकास्टर को इंटरव्यू दे रहे। स्क्रिप्ट तैयार थी, डायरेक्टर रेडी था, सेट डिजाइन हुआ पड़ा था, कैमरा पूरा लगा हुआ था, ऑलरेडी प्री प्लान स्क्रिप्ट स्टोरी थी। ठीक है, जिस तरह से शूटिंग होती, बस कलाकार का इंतजार था। कलाकार ने आकर बैठकर अपना इंटरव्यू कर दिया। जब आपको ऐसे ही इंटरव्यू करना था, पॉडकास्टर को ही इंटरव्यू करना था, तो देश के अंदर ऐसे कितने पॉडकास्टर थे, उनको इंटरव्यू कर देते। मुकेश पाल इंडियन 24 के साथ ही अपना इंटरव्यू कर लेते। आप कहते हो आत्मनिर्भर बनो, कम से कम एक पॉडकास्टर तो आत्मनिर्भर बनता आपके इंटरव्यू देने से। फुल टाइम जॉब तो करता मैं, और मेरे साथ यदि आप इंटरव्यू करते तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते। उस गोरे के साथ हमने इंटरव्यू किया, आपको क्या मिला? उसको तो कुछ नहीं पता था, हमारे को तो बहुत कुछ पता है ना। हमारे साथ इंटरव्यू करते हैं आप। देश के कई बड़े नेताओं के साथ मैंने इंटरव्यू किया हुआ है, ऑलरेडी कई सेलिब्रिटी के साथ मेरा इंटरव्यू हुआ पड़ा है। आपके साथ कर लेता तो आपके साथ करने का तो कई बेनिफिट मिल जाते मुझे या मेरे चैनल को, और उससे सबसे बड़ा फायदा आपको बिहार में भी मिलता। जिस तरीके से अमेरिकी पॉडकास्टर इंटरव्यू आपका ले रहा है, ऐसे ही इंटरव्यू के लिए ट्रंप जी ने भारत की मीडिया का मजाक बनाया था आपके सामने ही, लेकिन ये आपके सामने इंटरव्यू कर रहा है। तो समझो अमेरिका वाले क्या सोच रहे होंगे, वो ट्रंप जी क्या सोच रहे होंगे कि कैसा इंटरव्यू हो रहा है ये। ऐसे इंटरव्यू तो हमारे देश में बहुत होते हैं, हम भी कर लेते हैं, बल्कि इस अमेरिकी पॉडकास्टर से बेहतर इंटरव्यू कर देता मैं। मेरा इंटरव्यू उठा के देखिए। स्पर्धा सब स्वाभाविक है, स्पर्धा कोई गलत चीज नहीं है, ये संघर्ष नहीं होना चाहिए। दुनिया एक उभरते हुए वैश्विक युद्ध को लेकर चिंतित है। चीन और अमेरिका के बीच तनाव, यूक्रेन और रूस में तनाव, यूरोप में तनाव, इजराइल और मध्य पूर्व में तनाव। आप इस बारे में क्या कह सकते हैं कि 21वीं सदी में हम वैश्विक युद्ध को कैसे टाल सकते हैं? ज्यादा संघर्ष और युद्ध की ओर बढ़ने से कैसे बच सकते हैं? देखिए, कोविड ने हम सबकी मर्यादाओं को उजागर कर दिया। हम जितने ही भरे अपने आप को महान राष्ट्र क्यों न मानते हो, बहुत प्रगतिशील क्यों न मानते हैं, साइंटिफिक बहुत ही एडवांस गए हुए मानते हो, जो भी हो, सब ने अपने अपने तरीके से। लेकिन कोविड के काल में हम सब जमीन पे आ गए, दुनिया के हर देश, और तब लगता था कि दुनिया उससे कुछ सीखेगी और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ हम जाएंगे। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक वर्ल्ड ऑर्डर बना, वैसा शायद कोविड के बाद बनेगा। लेकिन दुर्भाग्य से स्थिति ये बनी कि शांति की तरफ जाने के बजाय दुनिया बिखर गई, एक अनिश्चितता का कालखंड आ गया, युद्ध के ने उसको और मुसीबत में डाल दिया। और मैं मानता हूं कि मॉडर्न वॉर्स सिर्फ रिसोर्स या इंटरेस्ट के लिए नहीं, आज मैं देख रहा हूं कि इतना उतने प्रकार का संघर्ष चल रहा है। फिजिकल लड़ाइयों की तो चर्चा होती है, लेकिन हर क्षेत्र में संघर्ष चल रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन पैदा हुई है, करीब करीब इररिलेवेंट हो गए, उसमें कोई रिफॉर्म नहीं हो रहा है। यूएन जैसे संस्थाएं अपनी भूमिका अदा नहीं कर सकते हैं। दुनिया में जो लोग
कानून की नियमों की परवाह नहीं करते, वो सब कुछ कर रहे हैं, कोई रोक नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थितियों में बुद्धिमानी यही होगी कि सब लोग संघर्ष का रास्ता छोड़ करके समन्वय के रास्ते पर आगे आए और विकासवाद का रास्ता सही होगा, विस्तारवाद का रास्ता काम नहीं आएगा। और जैसा मैंने पहले ही कहा, दुनिया इंटरडिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है, हर किसी को हर एक की जरूरत है, कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता है। और मैं देख रहा हूं कि जितने अलग अलग फोरम में मुझे जाना होता है, उसमें चिंता सबको सता रही है संघर्ष की। हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द उससे मुक्ति मिले। मैं अभी भी सीख रहा हूं। आप घड़ी की तरफ देखते हैं। नहीं नहीं, मैं अभी ये काम सीख रहा हूं प्रधानमंत्री जी। मैं इसमें ज्यादा अच्छा नहीं हूं। ठीक है, अपने करियर और अपने जीवन में आपने भारत के इतिहास में कई कठिन हालात देखे हैं। 2002 के गुजरात दंगे उनमें से एक है। वह भारत के हाल ही के इतिहास के सबसे कठिन समय में से एक था, जब गुजरात के हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच हिंसा हुई, जिसमें 1000 से ज्यादा मौतें हुई। इससे उस जगह के धार्मिक तनाव का पता चलता है। जैसा कि आपने बताया, उस समय आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तब की बात करें तो उस समय से आपने क्या सीखा है? मैं ये भी बताना चाहूंगा कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार फैसला दिया है। उन्होंने 2012 और 2022 में कहा कि आपकी हिंसा में कोई भूमिका नहीं थी, 2002 के गुजरात दंगों की हिंसा में। लेकिन मैं जानना चाहता था कि आपने उस समय से सबसे बड़ी बातें क्या सीखी। देखिए, मैं समझता हूं कि सबसे तो पहले जो आपने कहा कि मैं इस विषय में एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं अब इंटरव्यू ठीक कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, जो आपके मन में जो दुविधा पैदा हुई, मुझे लग रहा है कि आपने काफी मेहनत की है, काफी रिसर्च किया है और आपने हर चीज की बारीकियों में जाने का प्रयास किया है। तो मैं ये नहीं मानता हूं कि ये आपके लिए कोई कठिन काम है। और आपने जितने पॉडकास्ट किए हैं, मैं मानता हूं कि आप लगातार अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं। और आपने मोदी को लिए क्वेश्चन करना, उसके बजाय आपने भारत के परिवेश को जानने की भरपूर कोशिश की, ऐसा मैं फील कर रहा हूँ। और उसके इसलिए मैं समझता हूँ कि सच्चाई तक जाने का आपका जो प्रयास है, उसमें ईमानदारी नजर आती है। और इस प्रयास के लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जहां तक आपने उन पुरानी चीजों की बात की, लेकिन आप 2002 और गुजरात के राइट्स, लेकिन उसके पहले के कुछ दिनों का मैं आपको एक 12-15 महीने का एक चित्र आपके सामने पेश करना चाहूंगा, ताकि आपको अंदाज आ जाए कि क्या स्थिति थी। जैसे 24 दिसंबर 1999, यानी 3 साल पहले की बात है, काठमांडू से दिल्ली जो फ्लाइट आ रही थी, वो हाईजैक कर करके अफगानिस्तान ले जाएगा, कंधार में ले गए और भारत के सैकड़ों यात्रियों को बैन बनाया गया। पूरे भारत में एक बहुत बड़ा तूफान था, लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल था। अब 2000 के अंदर हमारे यहाँ लाल किले में आतंकी हमला हुआ, दिल्ली में एक नया और उसके साथ तूफान जुड़ गया। 11 सितंबर 2001 अमेरिका में ट्विन टावर पर बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ। उसने फिर एक बार दुनिया को चिंतित कर दिया, क्योंकि ये सब जगह पे करने वाले एक ही प्रकार के लोग हैं। अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर विधानसभा पर आतंकी हमला हुआ। 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर आतंकी हमला हुआ। यानी आप उस समय के एक 8-10 महीने की घटनाएं देखिए, वैश्विक स्तर की घटनाएं, आतंकी घटनाएं, खून खराबे की घटनाएं, निर्दोष लोगों की मौत की घटनाएं। तो कोई भी एक प्रकार से अशांति के लिए
एक चिंगारी काफी होती है, स्थिति पैदा हो चुकी थी। ऐसे समय अचानक 7 अक्टूबर 2001 मुझे मुख्यमंत्री बनने का दायित्व मेरे सर पे आ गया अचानक, और वो भी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी। गुजरात में जो भूकंप आया था, उस भूकंप के रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत बड़ा काम था, और पिछली शताब्दी का वो सबसे बड़ा भूकंप था। हजारों लोग मारे गए थे। तो एक काम के लिए मेरे लिए सीएम का काम मेरे जिम्मे आ गया। बहुत महत्वपूर्ण काम था, और मैं शपथ लेने के बाद पहले दिन से इस काम में जुड़ गया था। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो कभी सरकार नाम से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं सरकार में कभी रहा नहीं। मैं सरकार क्या होती है जानता नहीं था। मैं कभी एमएलए नहीं बना। मैं कभी चुनाव नहीं लड़ा। मुझे जीवन में पहली बार चुनाव लड़ना पड़ा। मैं 24 फरवरी 2002 मैं पहली बार एमएलए बना, एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि बना। और मैं पहली बार 24 तारीख को या 25 तारीख को या 26 तारीख को गुजरात विधानसभा में मैंने पैर रखा। 27 फरवरी 2002 विधानसभा में मेरा बजट सत्र था। हम हाउस में बैठे थे, और उसी दिन, यानी अभी मुझे एमएलए बने 3 दिन हुए थे, और गोधरा की घटना हो गई, और भयंकर घटना थी। लोगों को जिंदा जला दिया गया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो कंधार के विमान अपहरण को, या पार्लियामेंट पर का हमला कहो, या 9/11 कहो, ये सारी घटनाओं का बैकग्राउंड हो, और उसमें एक इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मर जाना, जिंदा जला देना, आप कल्पना कर सकते हैं कि स्थिति कैसी होगी। कुछ भी नहीं होना चाहिए, हम भी चाहते हैं, कोई भी चाहेगा, शांति ही रहनी चाहिए। दूसरा जो कहते हैं ये बहुत बड़े राइट वगैरह, तो ये भ्रम फैलाया गया है। अगर 2002 के पहले का डेटा देखें तो पता चलता है कि गुजरात में कितने दंगे होते थे। हमेशा कहीं ना कहीं कर्फ्यू लगा रहता था। पतंग के अंदर कम्युनल वायलेंस हो जाए, साइकिल टकरा जाने पर कम्युनल वायलेंस हो जाए। 2002 से पहले गुजरात में 250 से ज्यादा बड़े दंगे हुए थे, और 1969 में जो दंगे हुए थे वो तो करीब 6 महीना चले थे। अरे तब तो हम कहीं थे ही नहीं दुनिया के उस चित्र में, उस समय की मैं बताऊं। और इतनी बड़ी घटना, एक ऐसा स्पार्किंग पॉइंट बन गया कि कुछ लोगों की हिंसा हो गई। लेकिन न्यायालय ने उसको बहुत डिटेल में देखा है, लंबे अरसे। और उस समय हमारे जो विरोध के लोग हैं वो सरकार में थे, और वो तो चाहते थे कि हम पर जितने आरोप लगे थे हमको सजा हो जाए। लेकिन उनके लाखों कोशिश के बाद भी जुडिशरी ने पूरी तरह डिटेल में उसका एनालिसिस किया, 2-2 बार किया, और अब पूरी तरह निर्दोष। जिन लोगों ने गुनाह किया था उनके लिए न्यायालय ने अपना काम किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस गुजरात में साल में कहीं न कहीं दंगे हुआ करते थे, 2002 के बाद आज 2025 है, गुजरात में 20-22 साल में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। पूरी तरह शांति है। और हमारी कोशिश ये रही है कि हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी मंत्र को लेकर के चलते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट से हमने पॉलिटिक्स ऑफ एस्पिरेशन की तरफ गए हैं, और उसके कारण जिसको भी कुछ करना है वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं, और एक अच्छी तरह गुजरात विकसित राज्य बने, उस दिशा में हमने लगातार प्रयास करते रहे हैं। अब विकसित भारत के लिए काम कर रहे हैं, उसमें भी गुजरात अपनी भूमिका अदा कर रहा है। बहुत से लोग आपको प्यार करते हैं, मैंने ये कई लोगों से सुना है।
लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो आपकी आलोचना करते हैं, मीडिया समेत। और मीडिया के लोगों ने 2002 के गुजरात दंगों पर आपकी आलोचना की है। आलोचना के साथ आपका कैसा रिश्ता है? कैसे आप आलोचकों से निपटते हैं? कैसे आप आलोचना से निपटते हैं, जो मीडिया या आपके आसपास या आपके जीवन में कहीं से भी आ सकती है? आपने इंटरव्यू देखा, इस इंटरव्यू में कहीं भी देश को लेकर, देश के विकास को लेकर, देश की तरक्की को लेकर कहीं भी कोई क्वेश्चन था? कहीं सवाल जवाब थे? बिल्कुल नहीं था। ये लिखी लिखाई स्क्रिप्ट स्टोरी के अंदर इंटरव्यू हुआ। ऐसे इंटरव्यू देश के डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आए दिन फैलाती रहती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, देश की कोई मीडिया तो आपसे इंटरव्यू करती ही नहीं है। सॉलिड क्वेश्चन पे ऑलरेडी स्क्रिप्टेड स्टोरी होती है जो आपको बता दिया जाता है। बहुत कम ही करते हैं, बड़े दबाव में आकर एक बार आपने स्क्रिप्टेड स्टोरी अपने बंगलों पर किया था। सर, आत्मनिर्भर ऐसे नहीं बनता। मुकेश पाल इंडियन 24 को इंटरव्यू दीजिए, पत्रकारिता क्या होती है आपको पता चल जाएगी। पत्रकारिता देश का चौथा स्तंभ कहलाता है। मुझे इंटरव्यू दिया होता तो आपको असली आईना पत्रकारिता का पता चलता कि चौथा स्तंभ कहते किसे हैं। असली मतलब पता चल जाता पत्रकारिता का। पिछले 10 सालों से पत्रकारिता में कोई मतलब ही समझ में नहीं आता। चौथा स्तंभ कहने को है, लेकिन चौथा स्तंभ को कलंकित कर रखा है मीडिया ने, और उससे देश को बहुत फायदा मिलता, देश की जनता को फायदा मिलता। और मैं देश की जनता से भी कहता हूं, निडर होकर पत्रकारिता करता हूं मैं, और हमारी ताकत बनिए। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी हो या फिर कोई और, प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा तो कोई नहीं देश में, या प्रधानमंत्री की सीट से बड़ा कोई नहीं, ठीक है। सरकार किसी की भी आ जाए, एक्सपोज करके रख दूंगा मैं। ताकत बनिए, जैसा कि विदेशों में होता है, अमेरिका में और लंदन में होता है। जय हिंद, भारत माता की जय। सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।